11 साल पहले दुनिया ने सबसे बड़ा इकोनॉमिक कोलैप्स देखा था। इस कोलैप्स की लहरों ने हर कंट्री और हर कॉन्टिनेंट में अपनी छाप छोड़ दी। इस सब के बीच सारे देश यही सोचने लगे कि किसकी तरफ उंगली उठाई जाए और किसको इस सब का जिम्मेदार माना जाए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक इंश्योरेंस कंपनी AIG ने इस रिसेशन के ब्लेम से अपना बचाव किया, जबकि इस रिसेशन का सबसे बड़ा रीजन यही है। AIG के रोल को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि 2008 में एक्चुअली हुआ क्या था और किन कारणों की वजह से ये क्रैश हुआ। लेट 1990s में अमेरिका को रशिया से बहुत बड़े क्वांटिटी में फॉरेन फंड्स मिल रहे थे और उस समय बहुत सारे एशियन कंट्रीज फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी। अमेरिकन बैंक्स यही चाहते थे कि वो अपने फंड्स का यूज इंटरेस्ट कमाने में करें। अमेरिकन जिनको होम लोन बहुत मुश्किल से मिलता था, अब उन्हें बहुत इजीली मिलने लगा। बैंक्स ने होम लोन को बहुत आसानी से देना चालू कर दिया। अब अमेरिकन को लोन एक एडजस्टेबल मॉर्टगेज वैल्यू और लो अर्ली पेमेंट्स में मिल जाता था। उन लोगों को भी एक्सेप्ट कर लिया जाता था जिनका क्रेडिट स्कोर काफी कम है। ऐसे लोन्स को सब प्राइम मॉर्टगेज कहा जाता था। अब हम आपको बताते हैं कि बैंक्स पैसे कैसे बनाते हैं। बैंक्स ऐसे कुछ हजारों मॉर्टगेजेस को जोड़कर एक बॉन्ड बनाते थे जिनको वो कोलैटराइज्ड डेट ऑब्लिगेशन कहते थे, यानी CDO, और फिर इन बॉन्ड्स को दूसरी पार्टीज को बेच देते थे। पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी और दूसरे बैंक्स को ये बॉन्ड बेचे जाते थे। क्योंकि सब प्राइम मॉर्टगेजेस थोड़े रिस्की होते थे और बहुत सारी पार्टीज रिस्क लेना नहीं चाहती, तो बैंक्स को इन्हें थोड़ा लालच देना पड़ता था। CDO फेल होने पर खुद को बचाने के लिए पार्टीज ने इंश्योरेंस लेना शुरू कर दिया ताकि वो बेफिक्र होकर CDO खरीद पाएं, और बस यही से AIG का किस्सा शुरू होता है। AIG उस टाइम की अमेरिका की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी थी और उसके ब्रांचेस 80 अलग अलग देशों में थे। AIG की शुरुआत 1919 में की गई थी। 2008 में AIG के पास सैकड़ों बिलियन डॉलर्स के एसेट थे और वो $1 ट्रिलियन कंपनी बनने की रेस में सबसे आगे थी। अब हम आपको बताएंगे कि AIG कैसे इन रिस्की CDOs को सेफ प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म करती थी। अपने लंदन के एक छोटे से ऑफिस में AIG उन CDOs को इंश्योरेंस दे रही थी जिनके क्रेडिट रेटिंग काफी खराब थी। AIG इन खराब रेटिंग वाले CDOs को अपने सॉलिड और हाई रेटिंग से स्वैप कर देती थी। इस इंश्योरेंस पॉलिसी को क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप कहते थे, क्योंकि ये CDOs के खराब क्रेडिट रेटिंग से इंश्योरेंस कंपनी के बढ़िया क्रेडिट रेटिंग को एक्सचेंज कर देता था। AIG की वजह से पार्टीज का CDO फेल होने का सारा रिस्क खत्म हो गया था। AIG को क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप काफी पसंद था और CDO खरीदने वाली पार्टीज को भी। इस क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप को इंट्रोड्यूस करने के 5 साल बाद AIG के लंदन वाले ऑफिस, जिसको फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिवीजन के नाम से जाना जाता था, उसमें इनका कलेक्शन 4 गुना ज्यादा हो गया था, करीब $3 अरब प्रति साल। जब जब AIG एक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप कर रही थी, तब तब वो प्रीमियम के रूप में मुफ्त पैसे कमा रही थी। ये काफी आसान हो गया था उनके लिए और सब कुछ सही चलता रहता अगर उनके मन में लालच नहीं आता। आमतौर पर जब कोई इंश्योरेंस कंपनी $1 मिलियन का इंश्योरेंस करती है तो उसके पास $1 मिलियन के एसेट होने चाहिए। अगर पे करने की नौबत आई तो AIG ने यही गलती की। उन्होंने उतने एसेट्स रखने के बजाय एक प्रोबेबिलिटी पर विश्वास किया कि हाउसिंग मार्केट गिरेगा नहीं। ये स्ट्रैटेजी तब तक ठीक चल रही थी जब तक हाउसिंग मार्केट ठीक चल रहा था, लेकिन 2007 में हाउसिंग मार्केट क्रैश हो गया। सब प्राइम मॉर्टगेजेस ने अपना रेट बढ़ा दिया, जिसके कारण लाखों अमेरिकन को अपने मंथली रीपेमेंट बढ़ते हुए दिखे। जब वो मॉर्टगेजेस भरे नहीं जा रहे थे तो CDOs भी फेल होने लगे। जिन पार्टीज ने CDOs खरीदे हुए थे वो बेफिक्र थे, क्योंकि उनके पास इंश्योरेंस पॉलिसी थी। सारे बैंक्स AIG पर डिपेंड थे, पर जब समय आया तो AIG को ये एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत सारे CDOs इंश्योर कर दिए हैं जितने उनके पास एसेट्स भी नहीं हैं। जैसे ही AIG की तिजोरी खाली होने लगी, वैसे ही सारे बैंक्स जो इसने इंश्योर किए हैं वो भी नीचे जाने लगे, और इस गिरावट की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि AIG के सारे एसेट्स 15 सितंबर 2008 को खत्म हो गए थे। और इसी दिन अमेरिका के सबसे पुराने और बड़े बैंक में से एक लेमन ब्रदर्स बैंक दिवालिया हो गया था। तब तक फेडरल रिजर्व ने सरकार की खरीद पर रोक लगा दी ताकि वो फाइनेंशियल मार्केट को एक सबक सिखा सके। AIG कोई छोटी मोटी इंश्योरेंस कंपनी तो थी नहीं, तो फेडरल रिजर्व ने ये नोटिस किया कि अगर AIG फेल हुई तो पूरी दुनिया में एक मुसीबत आने वाली है। लगभग सारे बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज के साथ AIG की पॉलिसीज थी। इतनी बड़ी रकम जो AIG को भरनी थी, उसके बदले फेडरल रिजर्व ने AIG से 80% शेयर ले लिए और सरकार को लीडरशिप चेंज करने को बोला, और वैसे ही सरकार ने किया। उन्होंने एक नया CEO बनाया जिनका नाम एडवर्ड लिडी था, और इनकी सैलरी $1 रखी गई थी, और इनका काम AIG के बनाए हुए इस अर्थव्यवस्था की भूल भुलैया को सुलझाना था। उसके बाद AIG ने $165 मिलियन रिलीज किए उन लोगों को देने के लिए जिन्होंने इस नुकसान करने में AIG की मदद की। AIG के पास $182 अरब के एसेट थे, लेकिन मार्च 2009 में उन्होंने इतिहास में सबसे ज्यादा कुछ $61.7 अरब का नुकसान होने की सूचना दी।
इसके परिणाम स्वरूप DOW 2009 में सबसे नीचे गिरकर बंद हुआ। ऐसा 1997 के बाद पहली बार हो रहा था। AIG ने अलग अलग पार्टीज को पैसे लौटाकर अपने ऊपर के सारे मुकदमे बंद करवा दिए। AIG को $970.5 मिलियन चुकाने पड़े थे अपने इन्वेस्टर्स को। इस सब के अलावा AIG को अपने एम्प्लॉइज अगले 8 सालों में आधे से भी ज्यादा कम करने पड़े थे। 2008 में उनके पास 1,16,000 एम्प्लॉइज थे और 2016 में उन्हें मजबूरन 56,400 एम्प्लॉइज करने पड़े। इस सब के बाद जब कंडीशन स्टेबल हुई तो सरकार को भी 80% शेयर होने की वजह से काफी प्रॉफिट होने लगा। 2012 में फेडरल रिजर्व ने अपने शेयर्स बेच दिए और उन्हें 22 अरब का फायदा हुआ। सरकार को 5 साल का वक्त लगा ये विश्वास करने में कि AIG को टू बिग टू फेल की लिस्ट से बाहर निकाला जा सकता है। तब से AIG अपने ट्रैक पर वापस आने लगी है। ये चीज याद रखने लायक है कि AIG कैसे पूरी दुनिया की इकोनॉमी को क्रैश करने की कगार पर थी।